हाय गाइस, दिस इज श्रुति। वेलकम टू द स्काई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडेक्स से रिलेटेड सेशन। जी हाँ, जो भी इंडिया की रैंक रही है सूचकांक में वो मैं आज आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। और ये सेशन रहेगा जनवरी से लेकर जून तक का। ये पूरा मैं कंपाइलेशन 6 मंथ का आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें आपको जो भी चीजें वो डिटेल में कंप्लीट कराई जाएंगी और सारे इंडेक्स, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो सारे मैं आपको इसमें कंप्लीट कराने वाली हूँ। और इसके साथ ही मैंने स्कीम का सेशन लिया हुआ है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी इस साल की इंपोर्टेंट, वो मैंने सारी आपको कंप्लीट करा दी है। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर ज्वाइन कीजिएगा, ओके। और इसके साथ ही मैंने जून का टॉपिक वाइज पूरे सेशन कंप्लीट कराया हुआ है, जिसमें स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गई और डिफेंस हो गया। इनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जून के, वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज FSSAI के द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये FSSAI का फुल फॉर्म है, आप याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब FSSAI की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की? एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2008 एंड हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में FSSAI का हेडक्वार्टर है। अब राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है तमिलनाडु में। और अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की बात की जाए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। जी हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो है उड़ीसा। आप ये भी याद रखिए, बिकॉज ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैंने आपको जो सेशन लिए हैं लास्ट, उसमें ये चीज पढ़ाई हुई है, ठीक है। देखिए, जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 है, ये मनसुख मांडव्य, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य, इनके द्वारा जारी किया गया था और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन जारी किया गया था। अब अगर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात की जाए तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 जून को। और इस साल की थीम रही है सुरक्षित भोजन बेहतर भोजन। ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस साल की थीम रही सुरक्षित भोजन बेहतर भोजन, ठीक। ये आप याद रखिएगा। आपसे इस साल ये पूछा जा सकता है, बिकॉज ये करंट अफेयर में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं हर बार आपसे यही बोलती हूँ, ये करंट अफेयर आपको काफी अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि करंट अफेयर में जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं उन क्वेश्चन से ही आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाए। इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनसे क्वेश्चन बन के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये करंट अफेयर में क्या आया है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। क्योंकि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन क्या जारी किया गया है? राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया। जरूरी नहीं आपसे राज्य खाद्य सूचकांक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस साल की थीम है सुरक्षित भोजन बेहतर भोजन और 7 जून को ही मनाया जाता है। और जो खाद्य सुरक्षा दिवस है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये मनाया जाता है WHO और FAO के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये मिलकर बनाती है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसका हेडक्वार्टर है रोम में, इटली। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। अब आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कैसे याद रख सकते हैं? अब ये किससे रिलेटेड है? फूड से। फूड मतलब इडली तो अपन खाते हैं, इडली तो सभी ने खाई होगी, और ये हेडक्वार्टर इटली से, तो आप इडली से रिलेट करके इटली याद रख सकते हैं। अब आप इसका हेडक्वार्टर नहीं भूलेंगे, ठीक। अब देखिए, इसमें जो 5 मापदंड है, ये जो सूचकांक जारी किया गया है 5 मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए, ये चौथा राज्य खाद्य सूचकांक था। कौन से नंबर का था? चौथा। ये 4th एडिशन था। आपसे एडिशन भी पूछा जा सकता है। और मापदंड कितने थे इसको जारी करने के, इसको बनाने के? तो ये थे 5 मापदंड। अब देखते हैं वो 5 मापदंड कौन कौन से हैं। मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, एंड सेकेंड इज अनुपालन, थर्ड इज खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचा, 4th इज निगरानी परीक्षण एवं क्षमता निर्माण, एंड 5th इज उपभोक्ता अधिकारिता। ये 5 मापदंड थे, ठीक। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तमिलनाडु सबसे बड़े राज्यों में, उसके बाद आया था गुजरात, एंड थर्ड इज महाराष्ट्र। देखिए, छोटे राज्यों की अगर बात की जाए, छोटे राज्यों में नंबर 1 रैंक आई है गोवा की। जी हाँ, गोवा नंबर 1 पर रहा है। उसके बाद मणिपुर, देन सिक्किम, और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे रहा है, ओके। अब ये इसको लाने का पर्पस क्या है? जो भी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है, इसको मेनली लाने का पर्पस है भारत के खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र में प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक बदलाव लाना है, पॉजिटिव चेंजेस लाना है, एक कॉम्पिटिशन की भावना को क्रिएट करना है। ये इसको लाने का पर्पस है। और इस मौके पर मनसुख मांडव्य जो है, उन्होंने FSSAI द्वारा
ईट राइट रिसर्च अवार्ड और ग्रांट्स फेज 2 सहित विभिन्न पहलुओं की शुरुआत की गई है। अब ये जो ईट राइट रिसर्च अवार्ड और ग्रांट्स फेज 2 की शुरुआत की गई है, ये भी क्वेश्चन बन के आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो ईट राइट रिसर्च अवार्ड और ग्रांट्स फेज 2 की शुरुआत कब की गई थी। तो राज्य खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन ही की गई है, क्योंकि उसी दिन किनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी, मनसुख मांडविया द्वारा, जो कि मैं केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक, अब देखिए मैंने क्या किया है, आपके लिए जो पूरा डेटा है वो पूरा ग्राफिकल फॉर्म में लेकर आई हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो पढ़ने में, जिसमें मैंने बड़े राज्यों को भी इंक्लूड किया है, छोटे राज्यों को भी इंक्लूड कर दिया और केंद्र शासित राज्यों को भी इंक्लूड कर दिया है। अगर बड़े राज्यों की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के 82 स्कोर के साथ इसमें स्कोरिंग दी गई है, जिसमें तमिलनाडु 82 स्कोर के साथ नंबर 1 पे रहा है, गुजरात 77.5, महाराष्ट्र 70, तेलंगाना 34.5 एंड बिहार इज 30। अब छोटे राज्यों के अंकों की अगर बात की जाए तो गोवा 56 के साथ नंबर 1 पे रहा है, मणिपुर की जो है सेकंड पे रहा है 44 के साथ, और मिजोरम में 22.5 एंड अरुणाचल प्रदेश 21। अब केंद्र शासित राज्यों की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ जम्मू कश्मीर की रैंक 1 थी, तो इसकी जो मार्क्स नंबर है, स्कोरिंग है, वो है 68.5 एंड दिल्ली 66 एंड दादर और नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप की 27.5, लक्षद्वीप के हैं 16.5। ये पूरा डेटा है, इतने इतने स्कोर्स राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में इन राज्यों ने किए हैं। और ये अब डेटा जो 5 मापदंड थे वो भी देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा 20% रहा है और कंप्लायंस में 30% रहा है, फूड टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वाइलेंस में 20% रहा है। ये सारा डेटा इसमें खाद्य सुरक्षा सूचकांक मापदंड में पूरा ग्राफिकल देख सकते हैं। ये ग्राफिकल फॉर्म में मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में जब आप इसमें से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी होगा और शॉर्ट में सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी, जो मेन मेन चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार इंडिया की रैंक क्या है? 101, 100, 101, 102, 103। जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 101। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है 101। अब इसके बारे में 2021 के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, अब जो 2016 है इसमें इंडिया की रैंक थी 97। आप ये ग्राफ में देख सकते हैं। मैं ग्राफिकल फॉर्म में आपके लिए ये इंडेक्स से रिलेटेड डेटा इसलिए प्रोवाइड करा रही हूँ कि आप जब एग्जाम देंगे, जब एग्जाम टाइम पे आपको पढ़ना होता है तो आप शॉर्टली चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ सके, इसलिए मैं थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में भी आपके लिए चीजें लेकर आई हूँ। 2016 में जो रैंक थी 97 थी, अब 2021 में रैंक है 101। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में टोटल कंट्रीज, कितनी कंट्रीज का डेटा प्रोवाइड कराया गया है, तो इस साल 116 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से कि इंडिया की रैंक है 101। और जो GHI का ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ये संस्करण है, ये एडिशन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये जो एडिशन है कौन सा था, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने एडिशंस को भी इंक्लूड किया है। तो ये 16वें नंबर का एडिशन था, मतलब ये 2006 से जारी किया जा रहा है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, भुखमरी सूचकांक है, 2006 से जारी किया जा रहा है। और ये रिपोर्ट जारी किन के द्वारा की गई है, तो ये की गई थी आयरिश सहायता एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन था। आयरिश सहायता एजेंसी थी जो थी कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन संगठन था जो था वेल्थ हंगर हिल्फ। ये दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 को जारी किया है। ये आप याद रखिएगा, आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किनके द्वारा जारी किया गया है। ठीक, अब देखिए जो अन्य साल थे उसमें भारत की स्थिति रैंकिंग क्या थी। जो 2019 था उसमें भारत की रैंक थी 102 और उस साल 117 देशों को इंक्लूड किया गया था 2019 में। 2020 में 107 देशों में भारत की रैंक थी 94। अब देखिए जो GHI की स्कोरिंग है उसको मापने के 4 संकेत होते हैं। 4 मापदंडों के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स सूचकांक जारी किया जाता है। अब वो जो मापदंड है वो कौन कौन से हैं, इसमें अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग और बाल मृत्यु दर, इन 4 जो मापदंड है इनको शामिल किया गया। इन्हीं के आधार पर GHI का निर्धारण किया जाता है। अब अल्प पोषण क्या है, मतलब ऐसी जनसंख्या के ऐसा हिस्सा जिनमें कैलोरी की कमी है, कैलोरी की कमी होना अल्प पोषण कहलाएगा। ठीक, पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पाती है। अब चाइल्ड वेस्टिंग्स क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग्स होते हैं जिनका जो वजन है उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम वजन होता है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल किए गए हैं और जिनका वेट है 5 साल, मतलब उनका जो वेट है उनकी अकॉर्डिंग नहीं दिखेगा, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं दिखेगा, तो वो आएगा चाइल्ड वेस्टिंग्स में। अब चाइल्ड स्टनिंग क्या है, ऐसे बच्चे 5 साल से कम उम्र के जो कि उनकी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं, तो जैसे कि कुपोषण की समस्या होना, तो वो आता है चाइल्ड स्टनिंग में।
और बाल मृत्यु दर में क्या आएगा, बाल मृत्यु दर में आएगा कि उनको भूखमरी की समस्या हो जाती है, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों की भोजन की वजह से, कि उनको फूड प्रोवाइड नहीं हो पाता, तो वो आ जाता है बाल मृत्यु दर में। ये चारों जो डायमेंशन है, चारों जो एक्सपेक्ट्स हैं, इनको इंक्लूड करके जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको जारी किया जाता है इन चारों मापदंडों के आधार पर। ठीक, अब देखिए जीएचआई 100 बिंदु पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है। अब उसको मापने का जो पैमाना वो क्या है, 0 सबसे अच्छा, मतलब 0 से 100 तक का ये पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इन पॉइंट्स के आधार पर ही स्कोरिंग की जाती है। ठीक, जो 0 के क्या दिया गया है, सबसे अच्छा, मतलब वहां कोई भुखमरी की समस्या नहीं है। और 100 क्या है, 100 सबसे खराब, मतलब सबसे बेकार स्थिति है जिनकी स्कोरिंग 100 पे है। ठीक, अब देखिए जैसे कि मैंने बताया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मापने का पैमाना होता है, स्कोरिंग होती है, वो होती है 0 से 100। ठीक, अब देखिए 9.9 में सबसे कम गंभीर, मतलब 0 से लेकर 9.9 तक का जो भी डेटा आता है, अगर किसी को स्कोरिंग मिलते हैं तो वो कम गंभीर की स्थिति में होगा। और 10.0 से 19.9 की जो स्थिति होगी वो होगी संतुलित स्थिति, मतलब ठीक ठाक। अब जो 20.0 से 34.9 की स्थिति में अगर आते हैं तो वो होती है खतरनाक स्थिति। और अगर 50.0 से आगे आते हैं, मतलब 100 की स्थिति बेहद गंभीर, मतलब सबसे ज्यादा खराब स्थिति थी। और 50 से अगर आगे स्कोरिंग होती है तो वो होती है बेहद चिंताजनक स्थिति। अगर और भारत की अगर स्कोरिंग देखी जाए तो भारत के हैं 27.5 स्कोर। तो इस तरीके से भारत जो है खतरनाक स्थिति में है। ये इंडिया का स्कोर है 20.0 से 34.9 के बीच में है। इंडिया की जो स्कोरिंग है वो है 27.5। तो इंडिया जो है खतरनाक पोजीशन पे है, डेंजरस पोजीशन पे है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 3 सबसे शीर्ष देश हैं जिसमें नंबर 1 रैंक आई है तो वो आई है चीन की। चीन, कुवैत, ब्राजील, ये जो कंट्रीज थी, ये टॉप 18 जो कंट्रीज हैं उनमें कौन कौन से, चीन, कुवैत और ब्राजील। क्योंकि इनकी जो स्कोरिंग है वो रही है 5 से कम। ये जो कंट्रीज हैं इन सभी की स्कोरिंग, जो 18 टॉप कंट्रीज हैं इन सभी की स्कोरिंग रही है 5 से कम, इसलिए ये कम गंभीर स्थिति में है। और जो जब सबसे निचले स्तर की बात की जाए, जो 3 देश हैं जिनकी 50 से ज्यादा स्कोरिंग रही है वो है सोमालिया, यमन, मध्य अफ्रीका गणराज्य। इनकी सोमालिया की जो स्कोरिंग 15.8, यमन की 45.1 एंड मध्य अफ्रीकी गणराज्य की रही है 43। ये जो डेटा है किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, स्कोरिंग के आधार पे। ठीक, अब भारत के पड़ोसी देश की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान 92 रैंक पर रहा है, बांग्लादेश जो रहा है 76, नेपाल रहा है, नेपाल भी 76 एंड म्यांमार 71वीं 71वीं पोजीशन पे रहा है। मतलब इन देशों की जो स्थिति है भारत से अच्छी है ना, क्योंकि इनकी रैंक भारत से सही आई है। नेक्स्ट इज QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। अब ये बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग क्या है, देखिए स्टूडेंट्स के लिए रहने के लिए कौन से शहर सबसे ज्यादा योग्य हैं उनके अकॉर्डिंग तो वो रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र का मुंबई शहर। बिकॉज इसमें क्या पूछी है, सिटीज रैंकिंग, कौन सा शहर रहा है तो वो रहा है महाराष्ट्र का मुंबई शहर, इंडिया में नंबर 1। अब इस साल के QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग की अगर 2023 की बात की जाए तो मुंबई शहर रहा है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। दुनिया में जो मुंबई शहर की रैंक है वो दुनिया में रही है 103। जी हाँ, 103rd नंबर पे रहा है मुंबई पूरे वर्ल्ड में। और भारत के जो अन्य शहर है उसमें बेंगलोर की 114वीं रही है दुनिया में, और चेन्नई की रही है 125वीं, और दिल्ली की रही है 129वीं रैंक वर्ल्ड वाइड। ओके, और लंदन नंबर 1 रैंक कौन से शहर की रही है, तो नंबर 1 पे आया है लंदन। जी हाँ, लंदन सिटी जो है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 में नंबर 1 पे आया है। ये भी आप याद रखिए, आपसे क्वेश्चन में जो है पूछा जा सकता है कि QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में नंबर 1 कौन सी शहर आया है, तो वो आया था लंदन। और सियोल जो है नंबर 2 पे है, और म्यूनिक जो है दूसरे व तीसरे स्थान पे क्रमशः है। नहीं, ये सियोल जो म्यूनिक ये दोनों दूसरे स्थान पर हैं। ठीक, सियोल और म्यूनिक। अब सियोल की अगर बात की जाए, सियोल एशियाई कंट्री में नंबर 1 है, सॉरी एशियाई शहर में, एशियाई शहर में जो है सियोल नंबर 1 पे है। ठीक, एशियाई शहर में। और अरब शहर की अगर बात की, अरब कंट्रीज के जो शहर है उसकी बात की जाए तो दुबई रहा है, दुबई नंबर 1 पे रहा है अरब कंट्रीज में। और दुबई की ओवरऑल वर्ल्ड में रैंक रही है 5th। अरब कंट्रीज में दुबई की रैंक रही है नंबर 1, और वर्ल्ड में दुबई की रैंक रही है 5th नंबर में। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
अब देखिए जो क्यूएस स्टूडेंट की बेस्ट रैंकिंग रिपोर्ट है, ये किस बेसिस पे उसको बनाने का बेसिस क्या है ये भी देख लेते हैं। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग छात्रों को उनकी स्टडी से संबंधित निर्णय जैसे अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज, मतलब ये सारी चीजें देखी जाती हैं और ये सारी चीजें जिस शहर में सबसे ज्यादा प्रोवाइड होंगी, है ना, उसको उस हिसाब से रैंकिंग दी जाएगी। जिस जगह छात्र पढ़ रहे हैं उसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। फिर पूरी रैंकिंग जो डेटा है, इन सभी मापदंडों के आधार पर डेटा तैयार किया जाता है। क्या क्या? अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज और जिस जगह छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्यूएस विश्व भर के शहरों को और शिक्षण संस्थानों का सर्वे भी करती है कि वहाँ किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, वहाँ की क्वालिटीज चेक की जाएगी। तो उस आधार पे क्यूएस बेस्ड सिटीज रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये सारे मापदंड होते हैं। देखिए मैं आपके लिए पूरा सेशन डिटेल में इसलिए ला रही हूँ कि आपको चीजें, मतलब क्वेश्चन फैक्ट्स के साथ साथ कुछ चीजों का एनालिटिकल पोर्शन भी समझ आए, इसलिए मैं आपके लिए इस तरीके का डेटा लेकर आई हूँ। ओके, नेक्स्ट इज नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन से राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। देखिए कौन सा सूचकांक है? निर्यात तैयारी सूचकांक। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि निर्यात तैयारी सूचकांक जो है वो जारी किसके द्वारा किया गया है, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अब इसमें राज्य कौन से नंबर 1 पे आया है? कर्नाटक, गुजरात, केरल या महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ठीक है, गुजरात आया। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जो निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया गया, इसमें गुजरात सेकंड टाइम आया है, दूसरी बार जो है नंबर 1 पे आया है। इसके बाद आती है महाराष्ट्र की रैंक, फिर है कर्नाटक, फिर है तमिलनाडु। ये कंटिन्यू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे है। अब इसमें जो 4 स्तंभ इस सूचकांक को बनाने के, इस सूचकांक में कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं, इसको बनाने के क्या मापदंड है, इसमें क्या क्या शामिल? 4 स्तंभ, 11 उपस्तंभ और 16 संकेतक शामिल हैं। ये चीजें शामिल हैं। इसी के आधार पर निर्यात तत्परता सूचकांक को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। अब वो 4 स्तंभ जो है वो क्या क्या है? इसमें निर्यात, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात पारिस्थितिक तंत्र और निर्यात प्रदर्शन, इन चारों चीजों को इंक्लूड किया गया है। ये इसके स्तंभ में पिलर्स हैं जिसके आधार पर निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया जाता है और 11 उप स्तंभ शामिल और 16 सांकेतिक शामिल है, ठीक। देखिए जो निर्यात तत्परता सूचकांक 2022 है, इसमें विभिन्न जो राज्य है उनका क्या प्रदर्शन रहा है। अब जो तटीय राज्य, कोस्टल राज्य जो समुद्र के पास से तटीय एरिया है उनका देखेंगे, फिर भू आबद्ध राज्य मतलब जो लैंड लॉक्ड है उनको देखेंगे, हिमालयी राज्य को देखेंगे और फिर केंद्र यूनियन टेरिटरीज वाले राज्य उनको देखेंगे। देखिए तटीय राज्य की अगर बात की जाए तो गुजरात रहा है नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये जो मैंने क्वेश्चन पे भी आपको लास्ट में बताए थे, चारों जो थे ये तटीय राज्य थे। अब भूआबद्ध राज्य मतलब लैंड लॉक्ड जो राज्य उनकी बात की जाए तो हरियाणा नंबर 1 पे है, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, देन पंजाब और तेलंगाना, ठीक। नेक्स्ट है हिमालयी राज्य। हिमालयी राज्य की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, देन मणिपुर। और ये जो स्कोरिंग दी गई है इन्हें इतने इतने स्कोर्स मिले हैं और गुजरात के स्कोर है 78.86 के साथ गुजरात नंबर 1 पे रहा है। अब केंद्र शासित राज्य की अगर बात की जाए तो दिल्ली नंबर 1 पे है, गोवा, देन जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और नेक्स्ट पांडुचेरी। ये राज्य हैं जो अलग अलग राज्यों का प्रदर्शन रहा है। ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक। अब देखिए नीति आयोग जो है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। नीति आयोग द्वारा इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीट से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस साल इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की गई है, जो किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग द्वारा। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? द आंसर इज नीति आयोग। और नीति आयोग ने इस हाल ही में जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा। 500 अटल टिंकरिंग लैब भी नीति आयोग द्वारा स्थापित किए जाएंगे। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और फिर नीति आयोग ने उत्तराखंड के हरिद्वार को 5 मानकों के आधार पर सबसे जिला घोषित किया, आकांक्षी जिला और किस आधार पर किया आकांक्षी जिला घोषित? 5 मानकों के आधार पर हरिद्वार को। और किसने घोषित किया है? नीति आयोग ने। अब वो 5 मान कौन कौन से बेसिस पर आकांक्षी जिला घोषित किया गया था? तो वो है स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, कृषि और जल संसाधन, अंदाजित बुनियादी ढांचा। इन 5 मानकों के आधार पर नीति आयोग ने हरिद्वार को सबसे ज्यादा आकांक्षी जिला घोषित किया है, ठीक।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि 2022 के नीति आयोग से रिलेटेड करंट अफेयर है। आप ये भी जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपसे एग्जाम से ये भी पूछे, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लाई हूँ तो ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन जो डेटा मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ इनसे क्वेश्चन बन के जरूर आ सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी क्लासेस इसलिए लाई हूँ आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ भी चीजें स्किप ना हो, इसलिए मैं सारी चीजें आपको सेशन में टॉपिक के अकॉर्डिंग कवर कराती जाती हूँ, है ना। नेक्स्ट 2021-22 के अनुसार भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा शीर्ष सब्जी उत्पादन कौन से राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। उसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। जी हाँ, यूपी जो है भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य है। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी। स्कूल चलो अभियान जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की है, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। और ये जो शुरुआत की गई थी ना, ये उत्तर प्रदेश का जो श्रावस्ती जिला है यहाँ से की गई है, श्रावस्ती जिले से। ठीक है, ये यूपी में। अब श्रावस्ती जिले से ही स्कूल चलो अभियान की शुरुआत क्यों की गई है? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला है ये सबसे कम लिटरेसी, जो सबसे कम साक्षरता दर है वो श्रावस्ती जिले की है उत्तर प्रदेश में। और ये जो अभियान है स्कूल चलो अभियान, इसका पर्पस क्या है? इसका मेनली पर्पस ये है कि 100% सभी बच्चे जो हैं एडमिशन ले सकें, स्कूल में दाखिला ले सकें। ये स्कूल चलो अभियान का पर्पस है। ठीक, नेक्स्ट इज अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किसने की है? अंकटाड ने। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें भारत की रैंक कौन सी रही है? 5वीं, 3वीं, 6वीं या 7वीं? तो ऑप्शन नंबर 4 7वें स्थान पर रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट में अंकटाड की। ठीक है, अब अंकटाड की अगर बात की जाए तो अंकटाड की स्थापना 1964 में की गई थी। और किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। मतलब इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके द्वारा अंकटाड की स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और रेबेका ग्रेन स्पेन जो है इसके हेड हैं। एट प्रेजेंट अंकटाड के हेड हैं रेबेका ग्रेन स्पेन। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। हाँ, ये स्टैटिक डेटा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है करंट अफेयर में जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाता है, इसलिए मैं करंट अफेयर का जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो आपके लिए कवर करा रही हूँ। ठीक, अब देखते हैं जो इस साल की रिपोर्ट है उसके बारे में। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार प्रत्यक्ष विदेश निवेश की शीर्ष, ये जो निवेश है डायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड है, उसमें आई है भारत की 7वीं रैंक। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत ने 7वां स्थान हासिल किया है। यह विश्व निवेश रैंक संस्करण था, ये एडिशन जरूर याद रखिएगा। इस साल जो विश्व निवेश रैंकिंग रिपोर्ट आई है ये कौन से नंबर का था एडिशन? 32वें नंबर का था। और इस साल का जो मुख्य विषय रहा है इसका वो रहा है इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। ये रहा है इस साल का विषय, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखिए अंकटाड के अनुसार भारत का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो जो है 2021 में था कितना में $45 बिलियन रह गया है। जो था 2021 में रह गया वो $45 बिलियन रह गया इस साल। और जो पिछले साल जो था वो था $64 बिलियन। ये पिछले साल था और इस साल कितना है? $45 बिलियन। ये आप जो डेटा याद रखिए, आपसे एग्जाम में इस साल का डेटा ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इस साल का कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह रहा है? तो वो रहा है $45 बिलियन। और भारत का जो बाहरी एफडीआई है वो रहा है 43% बढ़ गया है, जो कि कितना हो गया है? $15.5 अरब इस साल हो गया है। कितने परसेंट बढ़कर? 43%। क्या? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका जो है $367 बिलियन के साथ नंबर 1 पे रहा है विश्व निवेश रैंकिंग रिपोर्ट में। जो यूएसए है अमेरिका, इसकी नंबर 1 रैंक रही है, फर्स्ट नंबर पे रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, और इंडिया रहा है 7 नंबर पे। कौन सा एडिशन था? 32वां एडिशन था। ये जो भी हाईलाइटेड डेटा है ना ये सारा आप याद रखिए। नेक्स्ट है श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ने किस राज्य में पहला स्थान हासिल किया है? श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात या केरल? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में हाल ही में भारत का पहला, ये जो है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब बनाया जा रहा है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है हैदराबाद में, तेलंगाना के
हैदराबाद में। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, ये आप याद रखिए, भारत का पहला है और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, अब श्याम प्रसाद मुखर्जी मिशन के बारे में देखें तो ये एक विशेष प्रकार का स्पेशल एक कार्यक्रम है जो कि इसका पर्पस है ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना, जो भी मतलब रूरल एरिया है उनके विकास के लिए बनाया गया है। और इस मिशन की शुरुआत की गई थी ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 2016 में। और इसको पहले इसके जो श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है, इससे पहले प्यूरा को लागू किया गया था। इस ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन से पहले प्यूरा नाम का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अब प्यूरा का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यूरा, आपको प्यूरा का फुल फॉर्म बताना है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट से रिलेटेड था और जिसकी घोषणा, प्यूरा की घोषणा कब की गई थी? 2003 में की गई थी। और प्यूरा का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए तेलंगाना के बाद तमिलनाडु गुजरात ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान, सेकंड रैंक पर रहा है तमिलनाडु एंड थर्ड इज गुजरात। नेक्स्ट इज भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक नाम से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग, ये एक शीर्षक है, इस नाम से रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, नीति आयोग, नाबार्ड। तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी नीति आयोग द्वारा। जी हाँ, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जो जारी की गई है वो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों पर रिपोर्ट से रिलेटेड। अब ये रिपोर्ट जारी की गई है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को ये रिपोर्ट जारी की गई थी और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक रिपोर्ट नाम से। ठीक है, और यह रिपोर्ट आरबीआई के प्राथमिक क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों पर कार्य करती है और इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित करती है। इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है? आरबीआई के प्राथमिक क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल करने, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से रिलेटेड जो भी प्राथमिक लोन से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आरबीआई के, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो इसमें इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर जो बैंकिंग शीर्षक रिपोर्ट है उसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो भी आरबीआई के प्राथमिक क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों में जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, अब देखिए नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर भी देखते हैं। जैसे मैं आपको बताया हुआ है कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी नाम है करंट अफेयर में आ रहा है, उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए सेशन इसी तरीके का बनाती हूँ कि सारी चीजें एक क्वेश्चन से रिलेटेड अदर करंट अफेयर भी कवर हो जाए। अब देखिए नीति आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण भी जारी किया है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। और मैंने कुछ अदर पॉइंट्स भी आपको नीति आयोग से करंट अफेयर के कंप्लीट कराए हुए हैं लास्ट क्वेश्चन में ना। अब देखिए नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक आशय के वक्तव्य पर भी साइन किए हैं। ठीक है, हस्ताक्षर किए हैं। अब नीति आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 2015, जैसे कि हम सभी जानते हैं, योजना आयोग नाम था, योजना आयोग का नाम को बदल के नीति आयोग रखा गया था। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं परमेश्वरन अय्यर, उपाध्यक्ष सुमन बेरी एंड अध्यक्ष ऑलवेज पीएम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट इज यूएनईपी द्वारा जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यूएनईपी द्वारा जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट, मतलब एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है? यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, इसमें सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इस्लामाबाद, ढाका, मुरादाबाद या लखनऊ? तो इसका आंसर है ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका जो है दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण ने हाल ही में ये फ्रंटियर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। और यूएनईपी की अगर बात की जाए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आप याद करिएगा। इसकी स्थापना हुई है 1972 में नैरोबी में हेडक्वार्टर है। नैरोबी कहाँ? केन्या में के नैरोबी में हेडक्वार्टर है किसका? यूएनईपी का। और इंडिया कब शामिल हुआ यूएनईपी में? 2016 में भारत यूएनईपी में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में भारत शामिल हुआ था 2016 में। ठीक, अब देखिए ये जो रिपोर्ट है इसका शीर्षक इस साल का क्या था? जो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट थी, नाइस ब्लेज एंड मिस मैचेस, ये है शीर्षक इस साल का। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है बांग्लादेश का ढाका। फिर जिसको कितनी मतलब उसकी जो प्रदूषण क्षमता ध्वनि की थी वो कितनी थी? वो है 110 डेसिबल ध्वनि के साथ ये प्रदूषित शहर है दुनिया का, 110 डेसिमल पॉइंट के साथ। और भारत का जो मुरादाबाद शहर है ये दुनिया का दूसरा, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद है वो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा
प्रदूषित शहर है, अनलकीली। और पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो है दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन मुरादाबाद में रहते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो मुरादाबाद वाले जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए इस टेबल में देखते हैं सबसे ज्यादा और सबसे कम ध्वनि प्रदूषित वाले शहर। जो सबसे ज्यादा है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, ये दुनिया में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर है। इंडिया का मुरादाबाद ये भी पढ़ चुके हैं, इस्लामाबाद। एंड देन बांग्लादेश का एक और शहर है राजशाही, ये भी दुनिया के 4th नंबर का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर है। अब सबसे कम ध्वनि प्रदूषित शहर की बात की जाए तो वो है इरबिन जॉर्डन। ये कितने पॉइंट से पॉइंट दिए गए, मतलब कितने इसकी मात्रा, ये 60 डेसिबल के साथ दुनिया का सबसे कम प्रदूषित ध्वनि प्रदूषित शहर है। और लियोन फ्रांस, ये कहाँ पे है, फ्रांस में। और फिर मैड्रिड, ये 3rd नंबर पे है सबसे कम में। ये जो डेटा है सबसे ज्यादा और सबसे कम का है। ठीक, नेक्स्ट इज सिप्री की ट्रेड एंड वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। ये जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, मतलब सैन्य में खर्चा करने में जो भारत की रैंक है वो क्या है सैन्य में खर्चा करने में, किसके अनुसार, सिप्री की ट्रेड एंड वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के अनुसार 5वें, 4थे, दूसरे या तीसरे। भारत जो है टॉप 5 कंट्रीज में 3rd स्थान पर आता है। ठीक है, मिलिट्री में खर्चा करने में। अब देखें तो ये जो जारी किया गया था 25 अप्रैल 2022 को स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा, स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये भी आप याद रखिए कि ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है। ठीक है, किस शीर्षक के नाम से, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति मींस एक्सपेंडिचर, शीर्षक, ये शीर्षक था, इस नाम से रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है, इसमें टोटल कंट्रीज, कितने कंट्रीज का डेटा इंक्लूड है, 40 कंट्रीज। जो रिपोर्ट जारी की गई इसमें टोटल 40 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंक आई थी 3rd नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर पे यूएसए, देन चाइना एंड फिर भारत। और यूके जो है इंडिया के बाद आता है। आप ये पूरी जो रैंक्स हैं, ये पूरी रैंक्स याद रखिए। नंबर 1 पे कौन सा था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और 2021 में जो भारत का सैन्य पर खर्चा था वो था $76.6 बिलियन। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो कि 2020 की तुलना में 0.9% बढ़ गया है। 2020 में जो था उससे 0.9% ज्यादा है। कितना है, $76.6 बिलियन इस साल का जो सैन्य खर्चा है इंडिया द्वारा किया जा रहा है मिलिट्री में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूएस इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। अब ये रिपोर्ट जो है जारी किसके द्वारा की गई है, ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2022। ये जारी की गई है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। मतलब जो दुनिया में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है वो। ठीक है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, या जेनेवा स्विट्जरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वियना ऑस्ट्रिया। जी हाँ, ऑस्ट्रिया जो है वियना, ये सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर है। ठीक है, 2022 के अनुसार। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की अपनी वार्षिक रैंकिंग और 2022 के लिए ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है, और जो किसके द्वारा जारी किया है ये भी आप जरूर याद रखिए, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। अब यह वार्षिक जो मूल्यांकन है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया, ये बता चुकी हूँ आपको। और ये स्वास्थ्य, देखभाल, स्थिरता, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के आधार पर जो रिपोर्ट है ये जारी करता है। अब इसमें कितने शहर थे, 173 वैश्विक शहरों को शामिल किया गया था। कितने टोटल थे, 173 थे। अब इस सूची में भारत के जो शहर है सबसे खराब स्थान दिया गया था, जिसमें दिल्ली था 112 नंबर पे और मुंबई 117 नंबर पे। जो 173 जो 173 जो टोटल सिटीज थी उसमें जो भारत में दिल्ली है उसकी रैंक आई है 112 नंबर पे और मुंबई की रैंक आई है 117 नंबर पे। ठीक, नेक्स्ट इज वैश्विक उद्यमिता और मॉनिटर रिपोर्ट 2021-22। एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए भारत कौन से स्थान पर रहा है। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर मतलब न्यू बिजनेस को बनाने में, न्यू बिजनेस डेवलप करने में या चालू करने में ये जो रिपोर्ट आई उससे रिलेटेड है। इसमें नया बिजनेस लाने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भारत की कौन सी रैंक है, 5वीं, तीसरी, चौथी या छठवीं। तो भारत की रैंक है 4th। जी हाँ,
भारत जो है न्यू बिजनेस स्टार्ट करने में वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार चौथे नंबर पर है। ठीक, अब देखिए वैश्विक उद्यम मॉनिटर रिपोर्ट का अनावरण जो है दुबई एक्सपो में किया गया है। अब इस रिपोर्ट में भारत ने शीर्ष 5 देशों में से चौथा स्थान हासिल किया है। भारत की कुल उद्यमिता गति है, जो मतलब सबसे ज्यादा गति किस स्पीड से स्टार्ट होते नहीं बिजनेस दर है, जो रेट है वो है 2020 में 5.3% थी, लेकिन अब जो है बिजनेस स्टार्ट करने की रेट काफी बढ़ चुकी, जो कि एक अच्छा संकेत है, पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो भी जैसे अगर बिजनेस स्टार्ट होंगे, है ना, जितना व्यवसाय हमारी कंट्री में बढ़ेगा उतनी ही हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छी होगी, मजबूत होगी, है ना। तो जो बढ़ेगा कितना हो गया है, 14.4% हो चुका है। ठीक, इसमें सऊदी अरब सबसे पहले स्थान पर है, फर्स्ट रैंक पर रहा है सऊदी अरब, देन नीदरलैंड्स, फिर स्वीडन, और जो ये क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक, देखिए जो भी इंडेक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको काफी डिटेल में कवर करा दिए। बाकी जो बचे हुए हैं वो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में लेकर आई हूँ, जो भी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे इंडेक्स का। ठीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी मैंने एक डिटेल कवर कराई है, पूरी करंट अफेयर जो रिलेटेड थी वो भी कवर कराई हुई है। नेक्स्ट देखते हैं जो इंडेक्स इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं विभिन्न घरेलू सूचकांक। अब घरेलू सूचकांक मतलब जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए, इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें क्या रैंक रही है राज्यों की, वो देखते हैं। NFSA ये है राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022। अब इसमें जो राज्य की रैंकिंग है, कौन सा राज्य नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नंबर 1 पे रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में ये प्रकाशित किसके द्वारा हुई है, केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामले के मंत्री द्वारा, और इसमें जो कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा नंबर 1 पे रहा है। ठीक, NFSA 2022 में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा है। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, इसको लागू करने वाला भी पहला राज्य बन गया है, कौन सा, उड़ीसा, जो मैं आपको इस सेशन में बता चुकी हूँ, है ना, ये भी आप याद रखिएगा। और राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया है, ये प्रकाशित हुआ है नीति आयोग द्वारा। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें नंबर 1 रैंक आई है गुजरात की, और छोटे राज्य में नंबर 1 रैंक आई है गोवा की, और केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 रैंक आई है चंडीगढ़ की। और स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग ये जारी किया गया है स्कॉच ग्रुप के द्वारा। ये जो रिपोर्ट है ये घरेलू डोमेस्टिक रिपोर्ट्स हैं जो कि इंडिया द्वारा जारी की गई हैं। इसमें नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, देन पश्चिम बंगाल एंड देन ओडिशा। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित हुई है, अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण समूह के द्वारा। इसमें यूपी नंबर 1 पे है, देन मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में, है ना, जो कि अच्छी बात है। इस पर और स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बात की जाए 2022 की, तो ये जारी की गई है प्रौद्योगिकी और डिजाइन के लिए सिंगापुर विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रबंध विकास संस्थान के द्वारा। और भोपाल नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश, ये इसमें सिटीज रैंकिंग है, स्मार्ट सिटीज रैंकिंग है, इसलिए सिटीज की बात हो रही है। तो भोपाल नंबर 1 पे, फिर इंदौर, फिर वाराणसी। अब बात करें नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। किस पर, नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग पे। तो ये जारी की गई है शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा, और इसमें IIT मद्रास नंबर 1 पे है। नेक्स्ट देखें तो अन्य सूचकांक, जो अदर सूचकांक है, जो वर्ल्ड से रिलेटेड सूचकांक है, जो वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट्स हैं वो देख लेते हैं, है ना, विश्व की संबंधित रिपोर्ट्स हैं। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात की जाए तो ये प्रकाशित किसके द्वारा हुई है, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा। इसमें डेनमार्क है नंबर 1 रैंक पे, और भारत की सबसे निचले स्तर पर रैंक आई है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की बात की जाए, सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग कहाँ रहते हैं वो भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी की गई है। और शीर्ष देश तो रहा है फिनलैंड, फिर डेनमार्क, देन आइसलैंड, और निचला देश सबसे कम रैंक रही है अफगानिस्तान की, और भारत रहा है 136वें नंबर पे। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो वो रिपोर्ट जारी की गई थी रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई है ये, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। और शीर्ष पर रहा है नॉर्वे, सबसे निचला देश जो रहा है उत्तर कोरिया, और इंडिया की रैंक रही है 150। और ग्लोबल जेंडर गैप की अगर बात की जाए 2022 की, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया गया था। और शीर्ष पर रहा है आइसलैंड, सबसे निचला देश रहा है इसमें भी अफगानिस्तान, और इंडिया रहा है 135 नंबर पे।
डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021, मतलब डिजिटली शॉपिंग करने में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री जो है डिजिटली शॉपिंग करती है वो है ये जारी की गई है डिलोम का लंदन और पार्टनर्स विश्लेषण द्वारा, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। शीर्ष पर रहा है यूएसए, अमेरिका, इंडिया जो है सेकंड नंबर पे रहा है ऑनलाइन शॉपिंग में, डिजिटल शॉपिंग में, और जो चाइना है ये रहा है थर्ड नंबर पे। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, और जिसमें शीर्ष पर रहा है अफगानिस्तान और भारत 12वें नंबर पे रहा है। और लोकतंत्र रिपोर्ट जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट है ये वीडैम की रिपोर्ट है 2022 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट। ये स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वीडैम संस्थान द्वारा जारी की गई है ना। वीडैम के अनुसार जो रिपोर्ट जारी की गई थी इसमें स्वीडन रहा था नंबर 1 पे लोकतांत्रिक रिपोर्ट में, और डेनमार्क रहा है सेकंड नंबर पे, नॉर्वे रहा है थर्ड नंबर पे, और भारत की रैंक रही है 93। और जो ये रिपोर्ट जो वीडैम की थी इसका शीर्षक जो था लोकतांत्रिक रिपोर्ट का वो था निरंकुशता की बदलती प्रकृति। ये शीर्षक आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये सारी चीजें थी जो कि इंडेक्स से रिलेटेड थी। देखिए, इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिए हैं। ये पूरा 2022 का जो डेटा था रैंकिंग का, भारत की विभिन्न सूचकांकों में कौन सी रैंक रही है वो पूरा आपको कंप्लीट करा दिया गया है। इसके साथ ही मैंने लास्ट सेशन जो लिया था वो गवर्नमेंट स्कीम्स का लिया हुआ था जो कि 2022 का था, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और मैंने जून के टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में कवर कराई हुई है। तो इस चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कौन से टॉपिक पर क्लासेस लेनी है, वो मैं आपके लिए कवर कराऊंगी करंट अफेयर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। टेक केयर, बाय बाय।